क्या आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाना चाहते हैं या फिर टैक्स की कोई उलझन है जिसे आप दूर करना चाहते हैं? तो बिल्कुल सही जगह आप आए हैं। जी हाँ, यह है टैक्स गुरु और मैं हूं लक्ष्मण राय। सही जगह इस वजह से क्योंकि यहाँ हम टैक्स बचाने के तरीके बताते हैं और साथ ही टैक्स की उलझनों को दूर करने के गुर भी आपको सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ होते हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट और इस बार के टैक्स एक्सपर्ट हैं मुकेश पटेल साहब। मुकेश पटेल जी नमस्कार। तो मुकेश पटेल जी कुछ खास रिसर्च करके आए हैं अपने टैक्स पेयर्स के लिए। तो मैं बता दूं कि अगले आधे घंटे तक आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम बताने वाले हैं कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाने के लिए को ऑनरशिप में प्रॉपर्टी लेना कितना फायदेमंद। अगर आप चैरिटी में दिए पैसे पर बचाना चाहते हैं टैक्स, तो अगला हफ्ता आपके लिए क्यों है बेहद अहम। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि म्यूचुअल फंड बेचने या फिर री इन्वेस्ट करने पर कैसे होगा टैक्स का हिसाब किताब। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन जैसा कि शुरू में आपको मैंने कहा कि को ऑनरशिप की प्रॉपर्टी, दरअसल लोग जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि प्रॉपर्टी तो सस्ती मिल ही जाए, लेकिन इस प्रॉपर्टी के एवज में कुछ टैक्स भी हम अच्छे खासे बचा लें। तो उसका एक तरीका होता है को ऑनरशिप, और इसके तहत टैक्स ज्यादा से ज्यादा बचा सकते हैं। तो मुकेश पटेल जी आज इसी पर अपना फोकस करेंगे। मुकेश जी, मेरा सवाल सबसे पहला ये होगा कि अगर टैक्स के चश्मे से देखें तो को ऑनरशिप प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? बिल्कुल लक्ष्मण जी, इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 26 जिसके तहत इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को गिनती की जाती है, उसमें इसके बारे में ये कंसेप्ट दिया गया है कि जब कोई भी मिल्कत में आपने निवेश किया हो और वो आपने साझेदारी में ली है, माना आप, आपकी पत्नी, आपके बेटे के साथ आपने मिलजुल कर कोई प्रॉपर्टी ली है, तो उसको को ओनरशिप माना कि साझेदारी में ली गई हुई प्रॉपर्टी। तो ये साझेदारी का मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ रजिस्ट्री के पेपर पे नाम होना, या फिर प्रॉपर्टी खरीदते वक्त पैसा हम भी दें और जो को ओनरशिप है वो भी पैसा दें तभी मानी जाएगी, या फिर बराबर बराबर पैसा देना जरूरी होता है? क्या होता है? अच्छा, को ओनरशिप में ऑब्वियसली आपका खुद का निवेश होना तो आवश्यक है ही। माना कुछ पैसा आपको लगाना चाहिए, या तो अगर आप प्रॉपर्टी लोन पे लेते हैं तो लोन में आप उतनी हिस्से की लायबिलिटी लेते हैं। अब ये 50-50 भी हो सकता है, या तो अलग अलग परसेंटेज के बेसिस पर कोई 20-80 में करे, 60-40 में करे, जैसे भी आपने निवेश किया हो, या तो आपने हाउसिंग लोन का कोई पैसा उस प्रोपोर्शन में लगाया है, उस तरीके से को ओनरशिप को माना जाता है। तो ये कुल मिला के ये हो कि सिर्फ कागज पे नाम होना जरूरी नहीं है, बल्कि उस प्रॉपर्टी के खरीदने में आप भी अपना कुछ योगदान करिए, तभी आप को ऑनर माने जाएंगे टैक्स के लिहाज से कहें। अब मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हर कोई जानना चाहता है, ये को ऑनरशिप की प्रॉपर्टी में हम कैसे ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स बचा सकते हैं? बिल्कुल, अब को ओनरशिप में प्रॉपर्टी लेने का एक इम्पॉर्टेंट मकसद तो ये है, मैं जैसे एक आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक आप 50 लाख या 60 लाख की कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं और उसके लिए आपको थोड़ी हाउसिंग लोन भी लेनी है। अब जो आपको इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का डिडक्शन मिलता है वो केवल 2 लाख के तक सीमित है। अब आज आप 8% के हिसाब से भी हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट गिनिए तो 25 लाख की लोन आएगी। 60 लाख की प्रॉपर्टी में आपने 50 लाख की लोन ली है, तो एक ही बंदा अगर लेके उस पर 4 लाख का इंटरेस्ट पे करेगा तो उसको केवल 2 लाख मिलेगा और 2 लाख का फायदा किसी को नहीं मिलेगा। अगर पति पत्नी दोनों या पिता और पुत्र साथ मिलकर एक प्रॉपर्टी लेते हैं और बड़ी वैल्यू की खास तौर से प्रॉपर्टी है, तो 2 और 3 भी आप नाम जोड़ सकते हैं। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन और जो रीपेमेंट के लिए सेक्शन 24 इंटरेस्ट और सेक्शन 80C हाउसिंग इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल का रीपेमेंट, तो ये दोनों में आपको ज्यादा फायदा होगा। मोर द मेरियर वाला कंसेप्ट इसमें बना रहेगा। और लक्ष्मण जी, अब इसमें एक सवाल ये है कि आपने शुरू में कहा कि को ओनरशिप का मतलब होता